एसपीएस स्मार्ट डिजिटल बच्चों, यहाँ पे देखो एक और पेपर मैंने लिया है और इसको एक बच्चे ने सॉल्व किया है। और देखते हैं इसमें प्योर बोर्ड में जैसे एक पेपर आता है उसी तरह का पेपर यहाँ पे भी है। ठीक है, जीके बोर्ड में 11th में जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आएगा सेम उसी पैटर्न का है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वही क्वेश्चन सारा आ गया इसमें, लेकिन उसी पैटर्न का है। ठीक है, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन ये भी आ जाए उसमें। ठीक है, तो देखते हैं कि बच्चे ने कैसे कहाँ कहाँ पे गलत किया, कहाँ कहाँ पे अच्छा किया है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फर्स्ट में है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स इन 23.023 इज, तो दिस इज 5 करेक्ट है, बच्चे ने करेक्ट लिखा है। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5। नेक्स्ट में प्लैंक कांस्टेंट हैज़ सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ द, तो प्लैंक कांस्टेंट जो होता है उसका डायमेंशन जो होता है सेम एज दैट द एंगुलर मोमेंटम होता है, बच्चे ने करेक्ट लिखा है। नेक्स्ट में f इजकल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेयर टी इज द टाइम, व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन क्या है यहाँ पे। तो a का जो डायमेंशंस होगा तो कैसे करेंगे हम, तो इक्वेट करेंगे यहाँ से कि दिस इज f एंड f इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू ए टी, सो दिस इज a इजकल टू f अपॉन टी हो जाएगा। f का होता है दिस इज एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा t, सो दिस इजकल टू एम एल टी माइनस 3 हो जाएगा इसका डायमेंशन। और उसी तरह से बी टी स्क्वायर इजकल टू एफ करेंगे तो इसका डायमेंशन एम एल टी माइनस 4 हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल विल कवर सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो देखो एक अगर यहाँ से फायर किया जाता है कोई प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल से और इधर से कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो हॉरिजेंटल से फायर किया जाए थीटा से या वर्टिकल से फायर किया जाए 90 माइनस थीटा से, आपका रेंज क्या होगा, सेम होगा। मतलब दोनों को थीटा और 90 माइनस थीटा को मिला दोगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब दोनों एंगल का सम जो होना चाहिए 90 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें कौन सा है, सेकेंड पार्ट बी पार्ट, दोनों का अगर सम करोगे बेटा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, सो बी पार्ट 20 डिग्री एंड 70 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। A light body and a heavy body have equal kinetic energy which has greater momentum. So we know that kinetic energy is equal to, this is equal to p square upon 2m. So this is equal to मोमेंट काइनेटिक एनर्जी सेम है, सो दिस इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k m हो जाएगा। अब देखो जिसका काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो हैवी बॉडी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द एंगुलर मोमेंटम इज एक्सियल वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी है, सभी एक्सियल वेक्टर है। सेंटर के टुवर्ड्स में इस जो एक्सिस होता है जिसके वाट में रोटेट करते हैं उसके वाट में इसका डायरेक्शन होता है, उसी के एक्सियल वेक्टर इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट, देयर इज नो एटमोस्फेयर ऑन द मून एज, क्यों, क्योंकि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज लेस देन दैट द आरएमएस वेलोसिटी ऑन मून, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज the dimension formula for the modulus of elasticity is same as that of the stress is the correct answer. Next is during the free expansion the gas entropy will be, हालांकि एंट्रोपी हमारे में अब नहीं है लेकिन कभी कभी बेटा ऐसा क्वेश्चन एक आ जाते हैं और हमेशा याद रखना कि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज करता है, या तो कांस्टेंट रहेगा या तो इंक्रीज करेगा। तो जो फ्री एक्सपेंशन वगैरह प्रोसेस होते हैं यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज करता है। Now the RMS speed of hydrogen at 27 degree Celsius is V. What will be the value of RMS speed at oxygen? देखो टेम्परेचर ये भी एक्चुअली में 300 केल्विन भी है और ये भी 300 केल्विन है। एंड व्हाट इज वी आर एम एस, तो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 3 आर टी अपॉन कितना होता है m, तो हाइड्रोजन के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाती है, सो हाइड्रोजन जो है उसके लिए m की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 2, और जो ऑक्सीजन है उसके लिए हो जाएगा 32, डिवाइड करोगे तो रूट अंडर 16 आ जाएगा, उसको 4 आ जाएगा। सो डी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, दिस इज v बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगर शॉर्ट में आप देखें तो शॉर्ट में यहाँ पे है वैंडरवाल इक्वेशन p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। इसमें पूछा गया है कि a और b का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। हम जानते हैं कोई भी इक्वेशन होता है उसमें जितने भी टर्म होते हैं सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो अगर यहाँ पे प्रेशर है तो a अपॉन वी स्क्वायर का भी डायमेंशन प्रेशर के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे b है तो b का जो डायमेंशन होना चाहिए वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो देखो बच्चे ने इक्वेट किया है, दिस इज प्रेशर का डायमेंशन जो है दिस इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस 2 एंड एरिया का हो गया एल स्क्वायर।
सो दिस इज इक्वल टू ml माइनस 1 t माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू a अपॉन वी स्क्वायर. सो a अपॉन एल टू पावर कितना हो जाएगा 6. सो a का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे निकल गया. और ये तो बहुत सिंपल है कि v माइनस बी है तो जो b का डायमेंशन होगा वही v का होगा. इसको इक्वेट करेंगे तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एल क्यूब हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट अगर देखें इसमें सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, ये बीच में बेटा 2 क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से और आ गए थे. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है नेक्स्ट में है, सो दैट द सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन. देखो बच्चे ने पहले उसको फर्स्ट लॉ कंटेंट इन द सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ इज कंटेंट इन द सेकेंड लॉ, पूरा यहाँ पे प्रूफ करके बताया गया है. और ये देखो लास्ट तक दिखाया गया है कि जो सेकेंड लॉ है वही रियल लॉ है, क्योंकि उसमें फर्स्ट लॉ भी है और उसमें थर्ड लॉ भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेराइव वर्क एनर्जी थ्योरम. तो देखो बच्चे ने वर्क एनर्जी थ्योरम को पूरे अच्छे तरीके से, पहले फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इजकल टू एम डी वी अपॉन डी टी, एंड यहाँ से इसको डी डब्ल्यू इजकल टू एफ इन डॉट डी एस होता है. सो दिस इज डी डब्ल्यू इजकल टू एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू इजकल टू एम डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस हो गया. ठीक है, यहाँ पे फिर डी एस को इसके साथ ले आया, डी वी को अलग कर दिया और फिर डी वी डी एस अपॉन डी टी दिस इज वी हो गया. और फिर इसको इंटीग्रेट करके फाइनल यहाँ पे वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर यहाँ पे आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास 200 ग्राम एंड 500 ग्राम possess velocities 10 i cap plus 2 j cap and 3 i cap minus 5 plus 5 j cap. So one the velocity of center of mass. तो सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता है, देखो पहले फार्मूला लिखा बच्चे ने कि दिस इज वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन दिस इज m1 प्लस m2. और यहाँ पे 200 v1 की जो वैल्यू थी उसको पुट कर दिया, 500 v2 की जो वैल्यू थी उसको पुट किया और इसको सॉल्व कर दिया. आई जे के साथ में, आई वैल्यू को आई के साथ में ऐड करके डिवाइड किया है, जे वाले को जे के साथ में ऐड किया है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखें अगर हम यहाँ पे, तो स्टेट केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. तो देखो केप्लर्स के 3 लॉ होते हैं. फर्स्ट लॉ बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, एक्सप्लेन भी किया है. सेकेंड में फिर डायग्राम बनाया है, एक्सप्लेन किया है. एनी 2 बोला था तो बच्चे ने 2 ही किया, एकदम करेक्ट है. जब 2 ही बोला तो 2 करना, 2 मार्क्स में 3 हम क्यों करने जाए, 3 है, लेकिन जो भी 2 आपको अच्छे तरीके से आता है उसको 2 को आपको यहाँ पे कर देना है. उसके बाद है डिफाइन स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो. तो देखो बच्चे ने स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, पूरा बताया यहाँ पे कि द फ्लो इन विच द पार्टिकल मूव्स अलोंग द अदर पार्टिकल एंड लेयर्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसको हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं. एंड टर्बुलेंट को भी देखो डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे बता रखा है बच्चे ने, बहुत अच्छा, वेरी गुड. नेक्स्ट में है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म. तो देखो डी क्यू इजकल टू दिस इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है. जितना हीट हम सप्लाई करते हैं किसी सिस्टम को, वो हीट जो होता है बेटा उसका 2 काम होता है. एक होता है उसका वर्क डन करना और दूसरा होता है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना. तो बच्चे ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिखा रखा है. नेक्स्ट है राइट डाउन द 4 पॉस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो देखो बच्चे ने यहाँ पे 4 पॉस्टुलेट जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, देखो एक्चुअली 6 पॉस्टुलेट हमने लिखाया था, लेकिन 6 पॉस्टुलेट तब लिखना है आपको जब आपसे 6 पॉस्टुलेट तब लिखना है आपको जब आपसे पूछा जाए कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आए. अगर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन रहता तो आप 6 पॉस्टुलेट यहाँ पे लिखते, लेकिन अगर 2 मार्क्स में यहाँ पे पूछा है तो आप 2 पॉस्टुलेट ही यहाँ पे आप लिखेंगे. नेक्स्ट में है इसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो देखो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, बच्चे ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से 3 पॉइंट में और एक एग्जांपल भी लास्ट में दिया है यहाँ पे कि ट्रांसवर्स वेव में जैसे लाइट वेव का एग्जांपल दिया है. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड वेव्स का एग्जांपल दिया है. तो बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन भी पूरे अच्छे तरीके से लिख करके और उसका एग्जाम्पल भी दिया है. तो नंबर कटने का यहाँ पे कोई चांस नहीं है. नेक्स्ट में अगर सेक्शन सी में हम देखें तो सेक्शन सी में है कि पार्टिकल मूव से विथ ए वेलोसिटी v इक्वल टू 6 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 3 k कैप मीटर पर सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स. फोर्स की वैल्यू गिवन है. फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाई टू द प्रोसेस. आपको इंस्टेंटेनियस पावर यहाँ पे पूछा गया है. एंड वी नो दैट जो पावर होता है इंस्टेंटेनियस पावर दिस इज इक्वल टू f डॉट v होता है, डॉट प्रोडक्ट एंड पावर इजकल टू पावर जो पावर इज स्केलर क्वांटिटी एंड पावर इजकल टू होता है f डॉट v.
मतलब फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपको पावर देता है। तो यहाँ पे देखो बच्चे ने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाला है 20, और हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में आई का मतलब सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, जे को जे के साथ में डॉट प्रोडक्ट किया, के को के साथ में डॉट प्रोडक्ट किया, एंड सोल्व करने के बाद 45 वाट यहाँ पे आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्स आपको गिवन है 2 + x न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन x डायरेक्शन इन मीटर्स, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स डिस्प्लेसिंग फ्रॉम x = 1 to x = 2, 1 से 2 तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो वी नो दैट वर्क डन इक्वल टू f डॉट dx, x1 to x2, सो दिस इज 1 to 2 2 + x dx, और इसको इंटीग्रेट किया और फाइनल जो है यहाँ पे आंसर दिस इज 3.5 जूल यहाँ पे आंसर आया है। ठीक है, सो बहुत अच्छे तरीके से किया है, इसमें पूरे नंबर इसको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद डिफाइन सेंटर ऑफ मास, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। हालांकि मैंने कई बार कहा है कि ये 2 पार्टिकल सिस्टम जो सेंटर ऑफ मास है, जिसको हम अब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं सेंटर ऑफ मास में, ये 5 मार्क्स में कई बार आ चुके हैं। हालांकि कभी कभी 3 मार्क्स में भी इसको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 3 मार्क्स में पूछा जा रहा है, तो अगर थोड़ा सा आप कम भी लिखते हैं उसमें कंटेंट पूरा होना चाहिए। ठीक है, लिखने का जो है इंग्लिश में थोड़ा सा आप कमी कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको आप पूरा ही लिखें यहाँ पे। तो बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया है, V1 V2 बताया है, यहाँ पे फोर्स निकाला है, और फोर्स निकाल करके सारा कैलकुलेट करके r सेंटर ऑफ मास इज टू दिस इज m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, जिसको कैपिटल M लिखा है यहाँ पे, अच्छे तरीके से किया, पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। अब देखो एस्केप वेलोसिटी भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में कई बार पूछे जाते हैं, हालांकि यहाँ पे 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो एस्केप वेलोसिटी देख सकते हो आप यहाँ पे, बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया है, फोर्स लिखा, फोर्स के बाद वर्क डन निकाला, एंड वर्क डन को फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ में इक्वेट करेगा, और काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट करने के बाद V = √2 gm/r यहाँ पे आंसर आया है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ रेडियस r टेकिंग वेलोसिटी v थ्रू द विस्कस लिक्विड ऑन द बेड। वही स्टोक फोर्स के बारे में यहाँ पे बोला गया है, स्टोक फोर्स निकालना है। बच्चे ने बहुत सुंदर डायग्राम बनाया है यहाँ पे, और सारा यहाँ पे डिस्कस किया है कि F जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी का पावर कितना लेना है तो A ले लिया है, F जो है डिपेंड करता है आपका रेडियस का पावर B, F जो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पावर C, और सभी को कंबाइन करके फाइनली यहाँ पे F = 6 pi neta r into V यहाँ पे आंसर आया है। अगर क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो स्टेट बर्नौलीज थ्योरम इन डिफरेंट फॉर्म एक्सप्लेन इन 1 एग्जाम्पल। तो देखो बर्नौलीज थ्योरम को यहाँ पे एक्सप्लेन, बर्नौलीज थ्योरम जो है उसको जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसमें, हालांकि बच्चे ने एक ही फॉर्म लिखा P + ρ प्लस GH + 1/2 V² = कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा था स्टेट बर्नौलीज थ्योरम इन डिफरेंट फॉर्म, तो एक और फॉर्म में आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, जैसे आप इसको इसके फॉर्म में P + दिस इज ρGH एंड + 1/2 ρVS, और इसी को मल्टीप्लाई कर देते एंड दिस इज = कांस्टेंट, ये भी एक फॉर्म बन जाता। आप मास के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक 2 टर्म में कम से कम अगर पूछा डिफरेंट फॉर्म तो कम से कम 2 टर्म में यहाँ पे लिखें। उसके बाद एक एग्जाम्पल पूछा था, बच्चे ने बहुत सुंदर यहाँ पे एग्जाम्पल एटमाइजर स्प्रेयर का दिया है, बहुत अच्छा डायग्राम बना करके एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम यहाँ पे, तो एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू ए सिस्टम ऑफ 100 वाट इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ 25 जूल्स पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इंटरनल एनर्जी चेंज। तो देखो यहाँ पे दिस इज = dq = कितना है 100 वाट है, जो dq है 100 वाट है, dw जो है 75 जूल है, सो dq = du + dw होता है, सो दिस इज 100 = du + 75, सो 100 - 75 = du, सो दिस इज = 25 जूल पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो देखो बच्चे ने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को पूरे एक्सप्लेन किया है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपका मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक में कितना होता है, बहुत सुंदर डायग्राम बना करके सारा कंडीशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया है बच्चे ने, कहीं पे भी नंबर कटने का कोई चांस यहाँ पे नहीं है। इसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इन द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी।
तो ये देखो बच्चे ने काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को इक्वेट करके यहाँ पे निकाला है कि x इक्वल टू a/√2, क्योंकि पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल किस पॉइंट पे होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है, जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ x या y जो भी आप लिखते हो, दोनों की इक्वेट कर दीजिए, वहाँ से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें हम यहाँ से तो डेराइव इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। देखो बच्चे ने ग्राफिकल मेथड से v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी एस स्क्वायर, तो ये सारा बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा डायग्राम बना करके एक्सप्लेन किया है। कहीं पे भी कोई भी नंबर कटने का कोई चांस यहाँ पे नहीं है, पूरे मार्क्स इसमें आएंगे इसको। इसके बाद इसी में डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्ट्रेट लाइन, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द पोजीशन, टाइम एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राफ सच ए पोजीशन। तो देखो बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पहले डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे इसका u वेलोसिटी लिया, उसका दो कंपोनेंट लिया है, u cos थीटा u sin थीटा, और फिर यहाँ पे सारा ये डिस्कस यहाँ पे निकाला गया सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से। सभी दो डायग्राम बनाया हुआ, हॉरिजॉन्टल रेंज में अलग बना दिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट में अलग बना दिया है, तो कहीं पे भी नंबर कटने के यहाँ पे कोई चांस नहीं है, पूरे मार्क्स इसको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ, गिव इट्स एप्लीकेशन। तो पास्कल्स लॉ को नहीं किया है, पहले इसने किया है क्वेश्चन डिस्कस फॉर्मेशन डिफाइन सरफेस टेंशन। तो इसमें देख सकते हो बेटा कि इसमें पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ, गिव इट्स एप्लीकेशन। तो देखो लिखा हुआ कि पास्कल्स लॉ, व्हेनेवर प्रेशर इज अप्लाइड टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टू गेट ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन प्रोवाइडेड द effect of gravity is neglected, it is stated that if the effect of gravity is neglected then the pressure at every point of the liquid in a static equilibrium is same। और इसका देखो प्रूफ है, दो तरह के प्रूफ यहाँ पे हम पढ़ते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल एक थ्योरेटिकल प्रूफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ये प्रूफ यहाँ पे गिवन है आपको एक्सपेरिमेंटल। देखो एक कंटेनर लिया है, इसमें 4 ओपनिंग लिया है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लिया है, और एक जगह पे जब प्रेशर हम लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर एक पॉइंट पे और जो 3 पॉइंट है वहाँ पे इक्वल प्रेशर हमें एक्सर्ट करना पड़ता है इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो 2 एप्लीकेशन यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहला है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, बड़े बड़े कार ट्रक को हम कम फोर्स लगा करके लिफ्ट करा लेते हैं, यहाँ पर भी इसका एप्लीकेशन है। दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में इसका एप्लीकेशन है। तो 2 जगह पे इसका एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हमने आपसे बताया। इसके बाद डिफाइन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी एंड डिराइव रिलेशन बिटवीन देम। तो अगर आप सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी को अगर आप देखो तो ये हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, फिर से मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, तो जैसा कि पता है सभी को, सरफेस टेंशन द फिनोमेनन अकॉर्डिंग टू विच द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट रेस्ट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन अंडर टेंशन टेंडिंग टू कॉन्टैक्ट सो एज टू हैव लीस्ट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन होता है। सरफेस एनर्जी का देखो यहाँ पे बताया हुआ है इसका डेफिनेशन कि सरफेस एनर्जी क्या होता है यहाँ पे। और सभी को पता है कि सरफेस एनर्जी होता है कि जो द एनर्जी पजेस्ड बाय सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। और यहाँ पे देखो एक डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे लिक्विड फिल्म ले रखा है, और इस लिक्विड फिल्म में हमने ये दिखा रखा है कि इसको एरिया को इंक्रीज करवाया गया है। तो एरिया को इंक्रीज करवाने के लिए कितना हमें वर्क डन यहाँ पे करना पड़ा, और जो हमें वर्क डन करना पड़ा यही वर्क डन यहाँ पे स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। एंड जो सरफेस एनर्जी होता है वो सरफेस टेंशन के यहाँ पे क्या आता है, बराबर आता है। इसको हमने यहाँ पे देखो प्रूफ कर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट में है ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप, और तो देखिए ओपन ऑर्गन पाइप में कैसे इसको हम डिस्कस करते हैं। जो तो देखिए ओपन ऑर्गन पाइप को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ओपन ऑर्गन पाइप बनाया है। फर्स्ट मोड जो होता है उसमें इस तरह का वेव का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो वेव हमें मिलता है उसको हम जब इक्वेट करते हैं, जो कि हाफ वेव है, ठीक है, हाफ वेव लेंथ है, तो उसको हम इक्वेट करते हैं और वहाँ से लेंथ हम ओपन ऑर्गन पाइप का L मानते हैं।
यहाँ से हम इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये निकालते हैं। नेक्स्ट मोड जो होता है उसमें एक नोड एक एंटी नोड का इंक्रीमेंट होता है, तो एक नोड एक एंटी नोड का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे। फिर से इसको जितना वेव बनता है उसको एल से हम इक्वेट करते हैं, फिर नेक्स्ट मोड का यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से हम आप इसके बाद चले जाएंगे तो फिर से एक नोड एक एंटी नोड का इंक्रीमेंट करवा लीजिए, फिर से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। जितना आप चलते जाइए हर मोड में और एक नोड एक एंटी नोड का इंक्रीमेंट यहाँ पे कराते जाते हैं। इसके बाद डिफाइन ए सिंपल पेंडुलम, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो देखो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम को भी एक्सप्लेन किया हमने, सिंपल पेंडुलम डायग्राम बनाया है। दिस इज इक्वल टू एम जी हो गया, इसका एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा कंपोनेंट हो गया। एम जी साइन थीटा जो होता है वही रिस्टोरिंग फोर्स होता है, उसको इक्वेट किया यहाँ पे, और इक्वेट करने के बाद यहाँ पे आपका फाइनल जो आंसर है वो आ गया। ठीक है, इक्वेट करके हम फिर इसको साइन थीटा को थीटा इज़ वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और इसको थीटा से इक्वेट करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ से ओमेगा निकाल लेते हैं, और ओमेगा जब निकल जाता है तो वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो यहाँ से फाइनली टाइम पीरियड हम इसका निकाल लेते हैं। तो सारे क्वेश्चन जितने भी थे सबको हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया।